इस बातचीत में हमारे साथ जुड़ने के लिए जयप्रकाश जी, आपको शुक्रिया। और आप बहुत ही गहरा अनुभव लेकर के एक जिला स्तर पर, खासकर जो बिहार जैसे प्रदेश में और एक ऐसी जिले में जहां पर पानी का जो वाटर टेबल काफी ऊंचा है, और ऐसी जगह जहां पे फ्लोराइड और आर्सेनिक जैसे समस्याएं भी, क्वालिटी की समस्या भी, वाटर क्वालिटी की भी समस्या भी है, ऐसी जिला है जहां पे आपने सैनिटेशन की काम को, वहाँ का जिला प्रशासन को बहुत गहराई से तकनीकी सहयोग किया है। और आपके अनुभव हम समझते हैं कि पूरी जो समान जो ज्योग्राफी वाले हर जिलों में बहुत ही जरूरी और बहुत ही कारीगर होगा। इस चर्चा में आपका स्वागत है। जी जी, धन्यवाद आपका भी और पूरे वाटर एड टीम को कि इस तरह की इनोवेटिव आइडिया के साथ जो एक टूल किट बनाने की बात कर रहे हैं। धन्यवाद आपका भी। जी। मैं एक बार जो है इस चर्चा को शुरू कराना चाहूंगा। आप अपना जो है एक बहुत संक्षेप में परिचय दे दें, और अपनी जिले में किस तरीके की चीजों से आपने जो है जो सैनिटेशन के मुद्दों को, स्वच्छ भारत मिशन के मुद्दों को, या लोहिया जो स्वच्छता अभियान की जो कार्यक्रम के मुद्दों को आपने किस तरीके से देखा, उसमें क्या क्या चीजों को सुधारने की आपकी ओर से कोशिश किया गया, और आपकी संस्था और आपकी जो साथ में काम करने वाले लोगों की जो योगदान, इस एक संक्षेप में उसके बारे में थोड़ा बता देंगे, फिर मैं क्वेश्चंस में आ जाता हूँ। जैसे कि मेरा नाम जयप्रकाश है और मैं आगा खान ग्राम समर्थन कार्यक्रम भारत AKRSP की बिहार इकाई में काम करता हूं। मैं यहाँ पे करीब करीब 9 साल मेरे पूरे हो गए हैं इस संस्था में एज ए डेवलपमेंट प्रैक्टिशनर। इससे पहले मैं यूनिसेफ के लिए एज ए कंसल्टेंसी का काम करता था, फुल टाइम कंसल्टेंसी उनको देता था। और उस वक्त एक स्कूल सैनिटेशन एंड हाइजीन एजुकेशन का प्रोग्राम यूनिसेफ जो है अपने कुछ टारगेटेड डिस्ट्रिक्ट में चला रही थी, तो मैं उसमें डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पे काम किया था। तो मतलब AKRSP से जुड़ने के पहले जो मेरा ज्यादातर इंगेजमेंट रहा था वो हाइजीन एजुकेशन और खास करके सिर्फ बच्चों से ही ज्यादा संबंधित था। समुदाय और लार्जर पर्सपेक्टिव में एक क्रॉस सैनिटेशन प्रोग्राम और ड्रिंकिंग वाटर को समझने का, सीखने का और जो इसमें प्रयास किया है वो AKRSP के साथ जुड़ने के बाद ही किया है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो 2014 के बाद जब स्वच्छ भारत मिशन जब स्टार्ट हुआ था 2014 में, उस वक्त से ही बिहार स्टेट में दो तीन चीजें जो काफी यूनिक हुई हैं, जो मतलब मुझे लग रहा है बाकी स्टेटों में भी हुई होंगी, बट जो कि बिहार का मैं हूं तो मुझे थोड़ा इसमें पर्सपेक्टिव है। तो आप देखेंगे कि इसमें दो चीजें बिहार ने अडॉप्ट की थी। पहला कि इंडिविजुअल इंसेंटिव जो है वो नहीं दिया जाएगा। इंडिविजुअल इंसेंटिव कहने का मतलब है कि इंडिविजुअल इंसेंटिव मिलेगा बट एक कलेक्टिव एक्शन के बाद मिलेगा। कलेक्टिव एक्शन मतलब कि एक वार्ड, एक पंचायत इस तरह से जब ओपन डेफिकेशन फ्री बन जाएगी तब मिलेगा, जो 2014 से स्टार्ट हुआ था और करीब 17-18 तक रहा था। जब 3-4 साल के बाद थोड़ा उनको लगा कि पेस और स्पीड करना है तो इन्होंने इसमें थोड़ा इस विंडो को थोड़ा ढीला भी किया था। बिहार में एक चीज और है जो मुझे अच्छी लगती है, यहाँ की ब्यूरोक्रेसी है जो डेवलपमेंट पार्टनर और NGO को एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी देती है। आप देखेंगे तो बिहार में डेवलपमेंट पार्टनर का एक स्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म स्टेट लेवल पे भी है। जब ये प्रोग्राम चल रहा था तब सारे डेवलपमेंट एजेंसीज को इनलिस्टेड किया गया था और उसको अलग अलग डिस्ट्रिक्ट एलोकेट किया गया था बेस्ड ऑन देयर प्रेजेंस इन द डिस्ट्रिक्ट। तो ये काफी एक अच्छा इनोवेटिव और एक तरह से एक इन्वायरमेंट बिल्ड करने का एक, आप कहिए कि स्टेट की तरफ से भी काफी प्रोएक्टिव थे कि आप डेवलपमेंट पार्टनर को डिस्ट्रिक्ट वाइज उनको एलोकेट कर रहे हैं, उनके स्ट्रेंथ को, उनके एरिया और एरिया ऑफ एक्सपर्टीज के हिसाब से कि किस एरिया में किस डेवलपमेंट पार्टनर का ज्यादा एक्सपर्टीज है, तो उसके हिसाब से उस चीजों को वो कर रहे थे। मुझे लग रहा है कि जब AKRSP इस प्रोग्राम में जुड़ी और जब हम लोग एज ए डेवलपमेंट पार्टनर इनरोल्ड हुए, वाटर एड भी वहां पे एज ए डेवलपमेंट पार्टनर थी, तो हम लोग एक साथ जुड़ के बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी था कि हम लोग अपनी चीजों को जो है ज्वाइंटली उस चीज को रख पा रहे थे। तो उसमें वाटर एड के तरफ से भी काफी सपोर्ट रहता था पॉलिसी और एडवोकेसी में के मैटर पे, साथ बाय साथ। क्योंकि AKRSP बिहार में अगर आप देखेंगे तो एक बहुत बड़े टीम के साथ एक एक हम लोगों का आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क का एक बड़ी टीम जो है पूरे सैनिटेशन कैंपेन को सपोर्ट कर रही थी डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल पे। तो वो कॉम्प्रिहेंसिव सैनिटेशन प्रोग्राम के रूप में भी हम लोगों ने उसको 4 साल तक पूरे बिहार के 4-5 जिले जहाँ की AKRSP का प्रेजेंस था, उसमें मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सारण, वैशाली, दरभंगा, ये सारे डिस्ट्रिक्ट जहां हम लोग काम कर रहे थे। और AKRSP का प्रेजेंस चूंकि इससे पहले से भी कम्युनिटी में में था,
तो ये जब एक तरह से जब अपॉर्चुनिटी आई और स्टेट ने डेवलपमेंट पार्टनर के रूप में AKRSP को आइडेंटिफाई किया, तो हम लोगों के पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी था इसको डील करने का। तो मुझे लग रहा है कि एक एक इकोसिस्टम ऐसा बना जिसमें कि हम लोगों ने एक अच्छा काम किया, जहाँ पे कि डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक के जो एक्सपेक्टेशन थे उसको ट्राई किया कि उनके एक्सपेक्टेशन को हम लोग उनके हिसाब से डिलीवर करें, और साइड बाय साइड जो कम्युनिटी का जो रिक्वायरमेंट है उसको भी एक अच्छे से उनके उनके प्लेटफॉर्म पे वहां पे हम लोग रखें। एक सबसे ज्यादा जो हमें सुनने को मिला जो आपकी जो AKRSP की कंट्रीब्यूशन के तौर पे, वो ये है कि जो जिनके पास जमीन नहीं था बहुत लोग, और जो अपनी शौचालय नहीं बना सकते थे, तो कम्युनिटी सैनिटरी कॉम्प्लेक्स की जो एक बिहार की अपनी एक आइडिया थी कि एक कॉमन उसके अंदर सबके लिए शौचालय का छोटे छोटे जो है शौचालय सबके लिए बना के दे दिया जाए। तो ये जो आइडिया, इसको किस तरीके से मतलब ये डेवलप किया गया और किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट कराया गया और उसमें से क्या फायदा मिला, इसके बारे में मैं सुनना चाह रहा था। ये जब हम लोग 2018 में जब डिस्ट्रिक्ट का कवरेज जो है ऑलमोस्ट 70+ % तक पहुंच चुका था, तो चूंकि AKRSP DWSC की भी एक मतलब एक इन्वाइटी मेंबर थी, DWSC की मीटिंग में DM के लीडरशिप में इस चीज को डिस्कस किया जाता था। और उस वक्त मुजफ्फरपुर के DM डॉक्टर आलोक रंजन घोष हुआ करते थे 2018-19 में, 18 के आसपास। तो हम लोगों ने बराबर इस चीजों को रखते थे कि सर अब इससे ज्यादा वहां पे जो कवरेज हो पाना उस पंचायत का मुश्किल है, क्योंकि एक सिग्निफिकेंट पॉकेट है जहां पे कि एक उनका अपना लैंड नहीं है, तो ये टॉयलेट बना पाना इंडिविजुअल टॉयलेट तो संभव ही नहीं है। तो हम लोगों ने वहां से इस चीज को स्टार्ट किया। लेकिन जो पहला उनके तरफ से एक तरह से कहिए कि एक इंक्वायरी या जो उनके मन में जो चीजें चल रही थी DM साहब के मन में कि आप कम्युनिटी सैनिटेशन कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो मतलब पहला लुक लगता है कि एक पब्लिक प्लेस पे टॉयलेट बनाने की बात है। तो उस पे वो बहुत ज्यादा कन्विंस नहीं हुआ करते थे, कि उनको लगता था ऐसे बहुत सारे स्कीम्स में कम्युनिटी टॉयलेट बने हैं, पता नहीं इसमें भी बनेगा तो उसका क्या एक्सेप्टेंस रहेगा। लेकिन हमने उनको एक चीज जो मुझे लगता है जहां से कि उनको ट्रिगर कर गया, हमने कहा कि सर ये पब्लिक टॉयलेट नहीं होगा, ये एक फिक्स यूजर के लिए टॉयलेट है। ये पब्लिक टॉयलेट में क्या होता है सर कि जहाँ पे कि आपके यूजर जो हैं वो बहुत आप उसको फिक्स यूजर के रूप में नहीं देख सकते हैं। बस स्टैंड है या पब्लिक प्लेसेस है तो वहाँ उसका कोई भी यूजर बन सकता है। लेकिन जब हम लोग एक खास कम्युनिटी में बात कर रहे हैं जहां पर लैंड नहीं है, तो एक तो वो ऑलरेडी एक टारगेटेड कम्युनिटी है, दूसरा है क्या कि उसके यूजर फिक्स रहेंगे। तो जब ये कॉन्सेप्ट के साथ उन्होंने लगा कि नहीं इसमें थोड़ा सा हम लोग अगर प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस इन द सेंस कि उनकी ऑनरशिप बिल्ड करने के लिए हमको जो भी वहां पे कम्युनिटी एंगेजमेंट करना है उस पे हम लोग फोकस करते हैं, और अगर ये समझा पाने में वहां पे हम लोग अगर एक तरीके से सक्सेस हुए कि ये आपका टॉयलेट है, मतलब कि अगर आप इंडिविजुअल टॉयलेट में एक बहुत बड़ा बेनिफिट क्या है कि उसमें ऑनरशिप काफी डायरेक्ट लिंक है उस पर्सनल हाउस होल्ड से। लेकिन कम्युनिटी टॉयलेट में जब तक ऑनरशिप नहीं बिल्ड होता है तो उसका यूज पैटर्न को मेंटेन रखना और उसको ऑपरेशन मेंटेनेंस मेंटेन रखना बड़ा चैलेंजिंग है। तो इस चीज को हम लोगों ने काफी अच्छे से समझाया कि ये फिक्स यूजर होंगे, इसके एक उनकी यूजर लिस्ट बनेगी, उनको एक पूरे तरीके से हम हैंड ओवर करेंगे एक टॉयलेट को। तो ये एक एक इस तरीके से जब कन्विंस होने के बाद हम लोगों ने फिर जब DRDA में इसको बैठे बात किए, तो वहाँ के इंजीनियर साहब को ये काम दिया गया कि इसकी एक डिजाइन बनाई जाए, क्योंकि इस पे स्टेट भी बहुत क्लियर नहीं था कि कितना कॉस्ट होगा, किस तरह का डिजाइन बनेगा। तो सबसे पहले जब ये कॉस्ट बनाया गया था तो 2 लाख का बनाया गया था। 2 लाख में जो है मेल फीमेल का टॉयलेट था, दो दो टॉयलेट होते थे टोटल, उसमें 4 मतलब कि टॉयलेट रूम हुआ करते थे 4, और उसमें यूरिनल और बाथिंग फैसिलिटी भी इनकॉर्पोरेट किया गया था। और ये थोड़ा सा उसमें पब्लिक के लिए रखा गया था कि आपको कम से कम 20% जो है एक पंचायत उसमें कंट्रीब्यूट करे अपने जो उनके उनके पास जो फंड था, जो अनटाइड फंड पंचायतों के पास आती है उससे वहां पे कंट्रीब्यूशन लिया जाए। तो जो ग्रांट सपोर्ट या जो LSBA की तरफ से जो सपोर्ट की बात थी वो 1,80,000 का था, और 20,000 रुपया जो था उसमें पंचायत का उसमें मोबिलाइज करने की बात थी। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया था, और इसमें डेडिकेटेड ही इसको फोकस किया गया था कि ये मार्जिनलाइज कम्युनिटी में ही बनेगा।
मार्जिनलाइज कम्युनिटी जब बिहार में बात करते हैं तो ज़्यादातर शेड्यूल कास्ट, माइनॉरिटी, इस तरह के कम्युनिटी आती है। तो हम लोगों ने शेड्यूल कास्ट में जहाँ पे कि रीच आउट करना बहुत मुश्किल था, उनके पास इंडिविजुअल लैंड नहीं थे कि इतने संख्या में टॉयलेट बन सके, और जो हम लोगों का यूनिवर्सल एक तरह से जो एक्सेस करना था सैनिटेशन कवरेज को, अगर उसको टच करना है, तो दोनों चीजें ध्यान में रख के इस कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग इस पे काफी बातचीत के बाद जब डीएम साहब एक बार एग्री हो गए, अब मुझे लग रहा है कि मुजफ्फरपुर पहला जिला था जब इस पे इतना डिटेल प्लान करके स्टेट को भेजा था कि हमने इस तरह का प्लान किया है जहां पे कि कम्युनिटी टॉयलेट को हम लोग एक फिक्स यूजर के साथ उसका एक फिक्स पैटर्न ऑफ यूज जो रहेगा उसके साथ इसको बनाना चाह रहे हैं। स्टेट ने भी काफी ओपनली इसको एक्सेप्ट किया, उस पे जो भी उनको स्टेट के तरफ से एक्सेप्टेंस या जो भी उनको क्लियरेंस चाहिए था वो मिल गया। तो हम लोगों ने जब इसको स्टार्ट किया था तो उस वक्त 2 लाख का यूनिट कॉस्ट था, और उसमें से 20% जैसा मैंने बताया पंचायत से सपोर्ट लेने की थी, और काफी अच्छे से इसको हम लोगों ने बनाना चालू किया। इसका इन जो शौचालयों की उपयोगिता जो है, लोग जी, सही से कर पा रहे हैं, और यदि कर पा रहे हैं तो उसके लिए आपने क्या क्या काम किया था ताकि लोग इसका जो है अपनाएं और उसको बाद में लगातार उपयोग करें? इसमें जैसे कि 2-3 चीजें थी कि एक तो कम्युनिटी के बिलिंगनेस पे हम लोग बहुत सारा चीज नहीं छोड़ सकते हैं। जब आप कुछ पायलट कर रहे हैं तो थोड़ा स्ट्रक्चर जो डिसीजन या जो गाइडलाइन है वो भी इसके लिए बने। तो हम लोगों ने 2-3 चीजें की थी इसमें, जैसे कि अगर पंचायत में बिहार की बात करें तो पंचायत के नीचे या पंचायत के साथ एक काम करने वाली कमेटी है जिसको कि WIMC बोलते हैं, वार्ड इम्प्लीमेंटिंग एंड मैनेजमेंट कमेटी है। तो उसमें 7 मेंबर की कमेटी होती है, और एक एक वार्ड जो लार्जली 150 घर का एक स्कैटर्ड पॉपुलेशन जो होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो हम लोग उस कमेटी के थ्रू इसकी निगरानी, इसका सपोर्ट, इसका ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस रखे थे। और एक टॉयलेट को जितने भी हाउस होल्ड्स के साथ इसको टैग कर रहे थे कि ये एक जो टॉयलेट है इसमें 15 फैमिली या 8 फैमिली बेस्ड ऑन जो वहां पे पॉकेट थे, जो वहां पे उनके पास टॉयलेट नहीं थे, उसके हिसाब से इसके यूजर को डिफाइन कर रहे थे। यूजर डिफाइन होने के बाद हम लोग उन्हीं लोगों के साथ डिस्कस करते थे कि इसका ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कैसे होगा। कुछ चार्जेस लेके करेंगे पर डे, या अगर कोई कम्युनिटी कहती थी कि पर डे हम लोग दे सकते हैं, पर फैमिली ही रखते थे, वो इंडिविजुअल नहीं रखते थे। पर फैमिली अगर पर डे 1 रुपया भी दे रहे हैं और एक टॉयलेट में अगर 5 फैमिली यूज कर रही तो पर डे 5 से 8 रुपए, इस तरह से हम लोगों का यूजर चार्जेस उस टॉयलेट का मेंटेनेंस के लिए आता था। महीने में अगर आप देखेंगे तो एक सिग्निफिकेंट उनके पास पैसा का रोटेशन हो रहा था, 1500, 2000, 2500 तक आ जाता था। एक टॉयलेट में रफली जो है 15-20 फैमिली जो है, एक टॉयलेट कॉम्प्लेक्स में लगभग लगभग 20 फैमिली को जो हम लोग रफली मान के चल रहे थे कि 20 फैमिली को हम लोग कैटर करेंगे। तो उस तरीके से वहां पे 2000, 2500 का एक यूजर चार्जेस कलेक्शन की बात थी, जिसको कि हम लोग प्रॉपरली उसको क्लीननेस और उसके हाइजीन मेंटेनेंस पे इसको खर्च करने का बात था। इस तरीके से स्टार्ट किए। एक चीज ये भी था, ये जब आपने 2000 रुपये जो बताया, ये एक महीने का खर्च था ना? जी, तो उसमें वो एक परिवार के ऊपर लगभग कितना पैसा आ रहा था? एक परिवार को जो है महीने का 30 रुपया ही देना पड़ता था। एक परिवार को एक दिन का 1 रुपया रहता था, और उस परिवार में अगर 4 से 5 सदस्य हैं तो भी 1 रुपया ही देना है। तो अच्छा। बहुत बहुत मिनिमम चार्जेस थे ये। और चूंकि इससे सर्विसेज उनकी इम्प्रूव हो रही थी, तो अब उसमें अगर हमें जो बेसिक सफाई करने के लिए जो सामान की जरूरत है, और जो सफाई कर्मी हो वो भी पूरी एक तरह से डिग्निटी के साथ उस काम को करे। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि एक फिक्स मतलब किया जाए, लेकिन डिग्निटी इन द सेंस कि वो प्रॉपर उसकी ड्रेसिंग हो, वो ग्लव्स पहने, या इस तरह की चीजें जो हम लोग एक पब्लिक प्लेस पे टॉयलेट क्लीनिंग के लिए जो एक इक्विप्ड पर्सन और ट्रेंड पर्सन की जरूरत है, उस मद में इस पैसे को खर्च करने की बात हम लोग कर रहे थे। ओके। ये बहुत महत्वपूर्ण था, ये जो डिटेल जो निकल के आया। जी। और एक जो ये भी था, मार्जिनलाइज कम्युनिटीज की बातों से हम लोग यहाँ आए, और मैंने समस्तीपुर में जब देखा कि आपने जो जिस कम्युनिटीज जो है जिनका अपना पक्का घर नहीं है लेकिन उन्होंने हम्म। पक्का टॉयलेट बनाया है, ये जरूर। एक महत्वपूर्ण उपलब्धि की तरह मेरे को नजर आ रहा था कि उन्होंने बहुत मतलब अपने से पैसे संभाल करके टॉयलेट को एक महत्वपूर्ण आवश्यकता के तौर पे उन्होंने समझा और हम्म। उसको किया। वो बहुत ऐसे परिवार हमें देखने को मिला था, एक एक दो नहीं, बहुत ऐसे परिवार थे जिनका घर अपने आप में जो है उनकी टॉयलेट की अपेक्षा जो है पक्का नहीं था, या उसमें उतनी चीजें नहीं थी। सही है। ये ऐसी क्या मतलब तरीका आप लोगों ने अपनाया होगा कि लोग जो है सबसे कमजोर तबके के लोग भी इस बात को माने कि हमारे लिए शौचालय एक महत्वपूर्ण जरूरत है?
इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट जो मुझे लगता है ना कि लो कॉस्ट टॉयलेट को पिंच करना थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट था। जब हम लोगों का एस्पिरेशन बहुत हाई है बिहार में खास करके, आप अगर उनको टॉयलेट जो है वो हम लोग एज ए टॉयलेट एज ए प्रोडक्ट के रूप में देख रहे हैं, वो इसको एक एज ए एसेट्स के रूप में देखते हैं। एसेट्स इन द सेंस कि जब वो इन्वेस्ट करते हैं तो वो चाहते हैं कि इसमें मतलब टेक्निकली तो साउंड बने ही बने, लेकिन वो एसेट्स के रूप में और स्टेटस के रूप में भी इसको देखते हैं। तो इससे मुझे जो है हम लोगों को पूरी टीम को इसमें समझाने में बहुत मेहनत नहीं करना पड़ा, लेकिन जैसे ही हमने समझा कि अगर इनको बोलेंगे कि लो कॉस्ट बनाओ, ऊपर से कुछ सुपर स्ट्रक्चर एक हल्का सा पर्दा से रख लो, तो समझाना थोड़ा मुश्किल था और उसका एक्सेप्टेंस भी पुअर था। लेकिन जैसे ही आप एक अच्छे क्वालिटी का टॉयलेट की बात करते हैं जिसमें कि प्रॉपर गेट हो, प्रॉपर वेंटिलेशन हो, अगर उसके फर्श पे टाइल्स लग जाती है तो उसका मेंटेनेंस भी इजी हो जाता है, प्रॉपर उसमें रनिंग वाटर फैसिलिटी की बात हो जिसका कि कॉस्ट 12-14 हजार तक आता है, उस तरह के टॉयलेट बनाने की बात जब हम लोग करते हैं तो मार्जिनलाइज कम्युनिटी में इसको बहुत इजीली रूप से लोगों ने एक्सेप्ट किया। भले ही वो उनके पास पैसे नहीं थे, लेकिन चूंकि ब्रिज फंडिंग वहां पे अवेलेबल थी, जीविका का ग्रुप है, इस तरह के और भी माइक्रो इंटरप्राइज थे कि जो बहुत लो इंटरेस्ट पे उनको पैसे मिल जाते थे। दूसरा एक था कि ब्लॉक एडमिनिस्ट्रेशन भी काफी अच्छे से इस चीज को कन्विंस करके लोगों को बतला पा रहा था कि अगर आप लोग टॉयलेट बनाते हैं तो आपका जो रिम्बर्समेंट साइकिल है, जो जो रिम्बर्समेंट का जो उनको टाइम है वो भी बहुत इजीली मिल जाएगा। तो मुझे लग रहा था जो कम्युनिटी पुअर थी या अल्ट्रा पुअर सेगमेंट जहाँ की पैसे की कमी थी, उन लोगों ने भी एक अच्छा टॉयलेट बनाया। थोड़े बहुत पैसे कम थे तो उन्होंने बोरो कर लिए अपने ग्रुप से, जीविका के मेंबर से, या जीविका की दीदियां अगर उसी फैमिली से हैं तो उनको इजीली भी इसके लिए लोन मिल गया टॉयलेट बनाने के लिए। तो सारा फैक्टर उनको एक इनेबल कर रहा था इसके लिए। और दूसरी तरफ जो हम लोगों का फील्ड एक्सपीरियंस था कि थोड़ा क्वालिटी और थोड़ा प्रोडक्ट पे अगर हम लोग ध्यान दें और उनको कन्विंस करें कि अच्छा टॉयलेट बनाएं, तो उनके तरफ ज्यादा इस चीज को लेने का बाई इन हमें समझ में आया। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात उसमें एक निकल के आया, जो जीविका की ओर से जो मदद लोगों को लोन जी। की तौर पे मिल रहा था, फाइनेंस सपोर्ट की तौर पे मिल रहा था। ये हम्म। जो है भारत में सारे जगह, मतलब हर प्रदेश में जो है जीविका की इक्विवेलेंट जो संस्थाएं हैं वो तो है, लेकिन इस तरीके की जो आर्थिक क्या कहते हैं सहायता मतलब देते हुए टॉयलेट की क्वालिटी बढ़ाने का जो परिकल्पना है, ये कई लोगों ने अभी नहीं अपनाया है। तो मैंने हम्म। ये बिहार में खास तौर पे देखा था कि टाइल्स लगे, और जो है किसी ने बाथरूम बाथरूम भी अपना ऐड कराया। तो ये सब जी। जो है इस लोन की चलते संभव हो पाया, लोगों ने तो जहां तक बताया। तो इस लोन की जो प्रक्रिया जो जीविका के साथ जो होता था, इसको थोड़ा सा बता देंगे, क्योंकि जो और जगहों में भी जो राष्ट्रीय स्तर पे जो क्या कहते हैं ग्रामीण आजीविका मिशन है, जिसको हम एनआरएलएम कहते हैं, एसआरएलएम कहते हैं, या अर्बन लेवल पे भी जो आजीविका मिशन है, उसके अंदर भी इस तरीके का प्रावधान है। और जो कुछ फिनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का भी है, और बैंक से भी जो है आजकल टॉयलेट को एक एसेट के तौर पे लेकर के लोन देने की प्रावधान है। लेकिन कई लोगों को इसके बारे में मालूम नहीं है। लेकिन एक उदाहरण के तौर पे यदि आप जीविका वाला जो प्रावधान है उसको जरा बता देंगे तो शायद इससे काफी कुछ सीख मिल सकती है। जीविका में जैसे कि उनको पर टॉयलेट का जो लोन है करीब करीब 6,000 रुपया मिलता था। ये पूरा वो 100% टॉयलेट का लोन नहीं देते थे, उनका भी अपना उन्होंने कस्टमाइज किया था ज्यादा नंबर तक रीच करने के लिए। तो एक तो उनको 6,000 तक का लोन मिलता था। लोन वो अगर ग्रुप की मेंबर हैं तो अगर उनके घर में टॉयलेट नहीं है तो उनको लोन के लिए पुश भी किया जा रहा था कि आप लोन लीजिए। क्योंकि एक चीज और बिहार में इंटरेस्टिंग थी कि स्टेट लेवल पे जो आप देखिएगा जो मिशन डायरेक्टर एलएसबीए थे और हम्म। जो सीईओ जीविका हैं वो दोनों एक ही हैं। तो बाय डिजाइन इसमें कन्वर्जेंस बड़ा इजी था, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं था जीविका के भी लेवल पे कि अगर हम लोग इस प्रोग्राम में अगर सपोर्ट कर रहे हैं एज ए जीविका मेंबर टॉयलेट बनाने के लिए, तो एक स्टेट का भी उसमें गाइडलाइन था। और एक स्टेट लेवल पे जो चूंकि दोनों के सीईओ बाला सर थे तो इसमें काफी उससे एक मैसेजिंग बड़ी क्लियरिटी से आती थी ब्लॉक तक। तो एक तो ये एक फायदा रहा। दूसरा जो उसमें फायदा जो 6,000 का लोन आता था उसमें कोई लोग इंटरेस्ट नहीं रखे थे, उनके पास जो फंड था जीविका के पास उसको वो टॉयलेट बनाने के लिए यूज कर रहे थे, जिसमें कि पर जो उनके मेंबर थे उनको 6,000 रुपया दिया जाता था। मैक्सिमम 4 से 5 महीने में वो लोन उनको रिटर्न करना होता था, ताकि दूसरे ग्रुप के अगर सदस्य लेना चाहे तो वो ले लें। 1 लाख रुपए तक का सीलिंग था उस ग्रुप में, तो एक बार में आप 15-16 लोगों को लोन दे सकते थे और 4-5 महीने में रोटेट करें तो आप। और काफी ग्रुप की संख्या भी बिहार में काफी लगभग अभी जो रीच है काफी
काफी संख्या में ग्रुप बन चुकी है। तो मुझे लग रहा है कि जो भी हाउस होल्ड जो खास करके छूटे हुए थे, सब जीविका के तो मेंबर रहे ही हैं, तो लोन मिलने में काफी एक सुविधा हुआ उनको और काफी इजीली तरीके से लोन मिला। और चूंकि जीविका उस एजेंसी को भी रिप्रेजेंट कर रही थी जो बाय डिजाइन एलएसबीओ को भी प्रमोट कर रहा है, दोनों चीजें काफी इनेबलिंग रहा बिहार में। एक चीज और बिहार में एक अच्छा चीज क्या था कि जीविका जो कुछ ब्लॉक्स में डायरेक्ट इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर रही थी, मींस कि उसके सीईओ, सीएलएफ, बीईओ वो एज ए इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर इसमें कंसीडर किए जा रहे थे एलएसबीए में। तो जो उनको रिम्बर्समेंट का जो साइकिल में जो हैरासमेंट कहीं कहीं पे होता है पब्लिक में, जो देखा जाता है, उनका टॉयलेट बनाया और फिर उनको इंटाइटलमेंट लेने में टाइम लग रहा है, डिले हो रहा है, उसमें परेशानी आ रही है, वो बहुत कम रहा। क्योंकि जीविका जहाँ पे थी एक इजी, एक उनको एक फेथ था, एक ट्रस्ट और फेथ था कि हम लोग अगर जीविका से लोन ले रहे हैं, दूसरी तरफ तुरंत से हमें पैसे भी मिल जाएंगे। तो पूरा एक इकोसिस्टम इस तरीके से बिल्ड था कि इसमें हम लोगों को ट्रस्ट और फेथ बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगा, ये ऑटोमेटिकली इस तरह का कंडीशन मिला जिसमें इस चीजों को करना आसान हुआ। ये हालांकि इसको हम जानकारी के स्तर पर पूछ रहे हैं। अभी जब जीविका से जब ग्रामीण विकास विभाग में, पंचायत ग्रामीण विकास विभाग की जिम्मेदारी में चीजें जब बदली है, तो यही चीजें चल रहा है कि कुछ अलग तरीके से चल रहा है? नहीं, अगर आप बिहार में अभी भी देखेंगे तो जो लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान है, इसमें जो मिशन डायरेक्टर हैं वो जीविका के सीईओ जो होंगे वही मिशन डायरेक्टर हैं। तो एसबीएम जी का जो अभी भी इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रक्चर है वो सेम है जो 2015-16 या उस समय एसबीएम 1 में होती थी। अभी सिर्फ पंचायती राज में जो बिहार में चेंज आया वो ड्रिंकिंग वाटर आया है। जो ड्रिंकिंग वाटर पहले पीएचडी के पास था, अब इनके पास पंचायती राज के पास है। खास करके नन क्वालिटी अफेक्टेड वाला जो ज्योग्राफी है वहां पे पंचायती राज इंप्लीमेंट कर रही है। अब मैं जो है उस तबके पे आ रहा हूँ जो जी कि एक तरफ से देखें तो वो भी आप लोगों ने काफी विशेष तौर पे ध्यान दिया था। हालांकि उस पे डिजाइन और तमाम सारी चीजों की बातें अलग चर्चा में आने की है, लेकिन ये था कि जो दिव्यांग या विकलांग लोग जिसको हम कहते हैं, उनके लिए जो मतलब एक्सेसिबल टॉयलेट्स के बारे में भी आपकी जो है 2-3 जिलों में बहुत विस्तार से चर्चा हो रही थी और कई सारी चीजें कराया भी गया था कि घरेलू टॉयलेट के अंदर। उसके लिए आप लोगों ने क्या प्रयास किस तरीके से किए थे? हम लोग जैसे कि इसमें अगर आप देखेंगे तो एकेआरएसपी में जब हम लोग काम कर रहे थे तो कुछ अपने भी रिसोर्सेज थे, डिफरेंट सीएसआर का प्रोग्राम था या डिफरेंट डोनर इस प्रोग्राम को सपोर्ट कर रहा था, जिनका कि कुछ इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी होता था। तो हम लोग तो दो तरह की चीजें, अगर आप एलएसबीए के पॉलिसी लेवल पे बात करेंगे तो जो जो टॉयलेट का कॉस्ट है वो तो यूनिवर्सल 12,000 था, उसमें बहुत ज्यादा स्कोप नहीं दिख रहा था कि अगर कोई फिजिकली चैलेंज अगर सेगमेंट है तो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट है, तो बाय डिजाइन में नहीं था। लेकिन हाँ, लोगों को प्रमोट करके कि अगर आप सिंपली अगर 2-3 चीज जैसे हम लोगों ने बेसिक बेसिक चीजें की थी कि रेट्रोफिटिंग जहां पे हम लोगों ने टॉयलेट में किया कि जो ओवर एज पर्सन है, जो एबव 60 या 65 प्लस के लोग हैं, उनको थोड़ी हाइट अगर ज्यादा होती है तो चढ़ने में और टॉयलेट में बैठने में, प्रॉपर बैठने में दिक्कत आती है। तो वहां पे हम लोगों ने सामने और एक वर्टिकल पे रड रखा था उनके टॉयलेट में, ताकि जब वो बैठे तो उसको पकड़ सकें और वर्टिकली जब उनको उठना पड़े तो वहां पे भी एक सपोर्ट मैकेनिज्म हो उनके पास खड़ा होने के लिए। और इसमें बहुत ज्यादा कॉस्ट नहीं लगता है, मुश्किल से 450 से 500 रुपए का कॉस्ट आ रहा था। तो जब हम लोग उस ऑप्शन को जब वहां पे बता रहे थे लोगों को, ऐसे भी हम लोग लार्जर जो टॉयलेट मतलब सैनिटेशन प्रोग्राम में काम कर रहे थे, लोगों ने खुद से टॉयलेट बनाए हैं बिहार में। एक चीज अच्छा रहा कि इंडिविजुअल टॉयलेट कंस्ट्रक्शन को ज्यादा प्रमोट किया गया, कहीं भी किसी तरह की एजेंसी या पंचायत का एंगेजमेंट कंपेयर टू अदर स्टेट काफी कम था। तो लोग जब कन्विंस हो रहे थे कि इस तरह से हल्के फुल्के अगर हम लोग डिजाइन में कहीं पे इनकारपोरेट करते हैं, तो हम लोग इसको जहां पे भी डेमोस्ट्रेट किए, जिस तरह का अगर सेगमेंट अगर कहीं पे विकलांगता हम लोगों को दिख रही थी, जो दिव्यांगगण थे इसमें, तो हम लोगों ने उनको बताया कि अगर आप सामने और वर्टिकल लाइन पे अगर आप एक रड रख लेते हैं तो कम से कम टॉयलेट में बैठने और उठने के समय आपको काफी मदद मिलेगा। बाकी उसका अप्रोच में कहीं कहीं पे अगर, चूंकि फ्लड प्रोन भी एरिया था यहाँ पे, बहुत सारे टॉयलेट जब गांव में हम लोग देख रहे थे तो बाढ़ में थोड़ा पानी भी आता था, तो जब उसको हाइट रेज करते थे तो भी उनको चढ़ने में दिक्कत आती थी। तो प्रॉपर रैंप बनाने की बात हम लोगों ने बहुत जगह लोगों के पार्टिसिपेशन से इंश्योर किया। अगर रैंप अगर जहां बन सकता है वो ठीक है, नहीं तो उसकी प्रॉपर स्टेपिंग
हो, जो स्टेयर हो उसमें भी एक ज्यादा का हाइट का डिफरेंस ना हो। तो इस तरह के हम लोग इनोवेटिव आइडिया, इस तरह की चीजों को हम लोग वहां पे पब्लिक पार्टिसिपेशन के साथ किए। ये भी एक क्वेश्चन जुड़ा हुआ आता है कि जी जो एसबीएम के अंदर आप लोगों ने काफी रिट्रोफिटिंग की इनिशिएटिव को आगे बढ़ाया है, जहां पे टॉयलेट कंस्ट्रक्शन पूरा हो चुका था, पेमेंट हो चुका था, उसके बाद भी कुछ ऐसी जगह आप लोग कोशिश किए कि जहां पे डिजाइन की कुछ बात है, डिजाइन की कुछ समस्या है, उसको कैसे ठीक किया जाए। इसके अनुभव पे मैं आपसे कुछ सुनना चाहूंगा। और साथ साथ ये भी बहुत महत्वपूर्ण मुझे लग रहा है कि जो समस्तीपुर जैसे आपका जो है फ्लड प्रोन एरिया है, तो फ्लड प्रोन जी। एरिया में पानी खूब मतलब आते थे। तो शुरू में जो है इस चीज को कैसे मन में ध्यान में रखा गया और उसके लिए क्या क्या चीजें की गई थी, और बाद में जो है उसमें कुछ कमियां जब समझ में आया तो उसको ठीक करने के लिए किस तरीके से कोशिश किया गया, इसके बारे में थोड़ा। समस्तीपुर फ्लड प्रोन भी है, और नमामि गंगे का वो पंचायत भी था वहां पे। करीब करीब 11 ग्राम पंचायत ऐसे भी थे जो गंगा के कैचमेंट में थे, तो नमामि गंगे में भी वो कवर था, जहाँ की फर्स्ट फेज में सबसे पहले स्टेटस को अचीव करना था। हम लोगों ने जब चालू किया था इसमें, तो दो तीन चीजें का मतलब बहुत अच्छे से लोगों को समझाने में सफल रहे थे। एक, जो टॉयलेट की प्रॉपर हाइट होनी चाहिए, आप कम से कम 3.5 फीट का जो सरफेस लेवल है उससे ऊपर उसको रखिए, ताकि अगर हल्की फुल्की अगर वाटर लॉगिंग या जो आपका फ्लड आता है, तो आप 2-2.5 फीट 3 फीट तक आपका जो है टॉयलेट का जो रेज रहेगा, तो आप बचे रहेंगे। अब अगर ज्यादा पानी आ रहा है तब तो उसको डैमेज होगा ही, लेकिन इनिशियली जो आपका हाइट होना चाहिए, आप कम से कम 3.5 फीट तक उसको ऊंचा रखिए, जो आपका एक तरह से जो प्लिंथ जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में बोलते हैं। लेकिन इसके लिए जो है जिला स्तर की और ब्लॉक स्तर के अधिकारियों को जो कन्विंस करने के लिए आपने क्या प्रक्रिया अपनाए थे, कैसे मतलब उनको इस बात पे जो है वो कन्विंस हुए थे कि हाँ ये एक ऐसी चीज है जिसपे हमें ध्यान देना चाहिए और इसमें काम करना चाहिए। इसमें दो तीन चीजें थी। देखिए, जब हम लोग ये बातें डिस्ट्रिक्ट पे, तो हम लोगों ने इनको डीडीसी और डीएम की लीडरशिप में ये बातें बनी थी। उसके बाद हम लोगों ने कुछ ऐसे टॉयलेट को भी आइडेंटिफाई किया था, वो उन्हीं के साथ बैठ के बात हुई थी, हमारी टीम भी वहां रहती थी, कि आपको ऐसे कितने टॉयलेट हैं जहां पे ये रिस्क फैक्टर ज्यादा दिखता है। और दिखने के बाद उसमें, जैसा कि मैं फिर से कह रहा हूं, कि इसमें कोई अदर्स कहीं पे कोई प्रोविजन की बात नहीं थी। हम लोगों ने ज्यादातर काम जो बेनिफिशियरी को कन्विंस करके और उन्हीं के सपोर्ट से किया है। एज ए एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे कहीं कहीं पे ब्लॉक्स में जो वीडियो साहब थे उस चीज को थोड़ा अच्छे से कम्युनिकेट कर रहे थे। वो भी जब फील्ड में जा रहे थे तो उसको बता रहे थे कि आप इसको थोड़ा करेक्टिव कर लीजिए, अगर कहीं पे सिंगल पीट है तो डबल पीट कर लें, पीट को अगर सीलिंग करनी है तो उसको भी कर लें। क्योंकि इंटाइटलमेंट भी इससे थोड़ा उन्होंने लिंक किया था। अगर कहीं पे उन्हें मतलब लग रहा था कि अगर इस चीजों को इंटाइटलमेंट से लिंक करें और कहें कि अगर इसको करेक्ट कर लें तो आपका इंटाइटलमेंट हम जल्दी दिला दें, तो इस तरह का भी उन्होंने मतलब ऑफ रिकॉर्ड ये सब चीजें उन्होंने बताई। लेकिन लार्जली चूंकि वहां का प्रोग्राम का अप्रोच ही ऐसा था कि आपका ज्यादातर काम डायरेक्ट कम्युनिटी एंगेजमेंट से था, तो ब्लॉक एडमिनिस्ट्रेशन भी उनके तकनीकी सहायक पंचायत के उनके हैंड्स थे, इस पे उन्होंने कम्युनिकेट किया। और इस चीजों को हम लोगों ने काफी जगह इसको इंश्योर भी किया कि ये चीजें प्रॉपरली इसमें करेक्टिव एक्शन भी हो। और इसके लिए स्टेट पे भी हम लोगों ने बाद में एक एक डिटेल वर्कशॉप कार्यशाला रखी थी, कि जहां पे इस तरह के करेक्टिव एक्शंस को हम लोगों ने फील्ड की जो करेक्टिव एक्शन थे उसको भी शेयर किए। अच्छा, ये एसबीएम 2.0 किसी भी जिला में शुरू हो रहा हो तो ऐसे जिलों के लिए यदि मान लो इसी तरीके का रिट्रोफिटिंग की एक अभियान शुरू कराना है, कमियों को निकाल के समझ के उसको जो है ठीक करने की एक कैंपेन करना है, तो एक जिलाधिकारी के लिए आपका क्या सुझाव है ऐसे कोई चीज करने के लिए? मुझे लग रहा है कि दो तीन चीजें करनी चाहिए। देखिए, टॉयलेट का जो मेजर डिसफंक्शनल अगर टॉयलेट हो गया है बिकॉज ऑफ सम इश्यूज, मे बी, अब उसमें एक तो इन्वायरमेंटल कंटामिनेशन है, वो एक अलग चीज है। लेकिन अगर मिनिमम चीजों को देखा जाए, जो मुझे लग रहा है कि एक तो उसकी जो प्राइवेसी है लोगों का, अगर उस शौचालय का इस्तेमाल करने में अगर प्राइवेसी अगर डिस्टर्ब हो रही है, तब तो वो टॉयलेट टेक्निकली सही भी बना है तो भी बड़ा दिक्कत है उसको इंश्योर करना। तो मुझे लग रहा है कि जो इजी हैंगिंग फ्रूट्स है उस पर थोड़ा फोकस करें, खास करके जो उसके डोर की फिटिंग है, टैप की फिटिंग है, ये बेसिक जो एलिमेंट है टॉयलेट की फंक्शनलिटी पे पहले वहां पे हिट करें। उसके बाद उनके जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स है वहां पे बात करें। और अभी के कॉन्ट्रास्ट में ज्यादातर चीजें हैं जो मुझे मतलब इमीडिएट तो मुझे भी नहीं पता चल रहा है कि कैसे, अगर कहीं पे फाइनेंशियल रिसोर्सेज की बात आए, लेकिन
पंचायत इस पे थोड़ा बहुत अपना डिसीजन ले सकता है कि उनके पास अगर 15th और 5th स्टेट फाइनेंस के पैसे हैं, तो अगर इस तरह की बेनिफिशियरी को किसी तरह का अगर अल्ट्रा पुअर सेगमेंट है जहां पर अगर उसको फाइनेंशियली भी कुछ सपोर्ट हो तो वहां पे किया जा सकता है। लार्जली मुझे जो लग रहा है कि उसको फंक्शनलिटी में कन्वर्ट करने की बात हो तो मिनिमम जो टॉयलेट यूज को लेकर उस पर पहले डीएम साहब को इस पे हिट करना चाहिए, फिर बाद में टेक्निकल ऑप्शन पे भी उनको कन्विंस करने की जरूरत है। ओके, मेरे ख्याल से जो मुख्य रूप से मैं आपसे जो पूछना चाह रहा था वो सारे पॉइंट कवर हुई है। ऐसी जी। कोई बात है क्या जो आप कहना चाह रहे थे जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो मैंने पूछने के लिए मुझसे छूट गया, ऐसा कोई बात है? अब मुझे लग रहा है कि चूंकि आपने भी सारी चीजें कवर की है, लेकिन जो पूरा इस बिहार में अगर आप देखें लार्जली जहाँ पे हम लोग कैंपेन को इंगेज करके काम कर रहे थे, वहां पे डीएम डीडीसी का लीडरशिप रोल काफी इंपॉर्टेंट था और जी काफी सारी चीजें जो हैं वो काफी प्रोग्रेसिवली डीएम कर रहे थे। मतलब इसकी इतनी ज्यादा उन्होंने अपनी प्रायोरिटी में रखा था, ये काफी इंपॉर्टेंट था इसके सक्सेस को लेके। मुझे लग रहा है कि इस तरह का सक्सेस अगर एसपीएम 2 में भी हम लोग ला पाए, अगर ये सब डीएम का एंगेजमेंट और ओवरऑल जो मॉनेटरिंग मैकेनिज्म था, डीडब्ल्यूएससी का जो फ्रीक्वेंट मीटिंग था, एक प्लेटफॉर्म था जहां पे चीजों को डिस्कस किया जा रहा था, ये सारी चीजें का जो सिस्टम अगर एसबीएम 1 में जिस तरीके से था, अगर हम लोग एसबीएम 2 में भी इस तरह के सीरियसनेस और सारी चीजें लाएं तो मुझे लग रहा है काफी अच्छे से हम लोग एसबीएम 2 में भी जो है काम कर सकते हैं। दूसरा एक चीज जो बिहार के कॉन्ट्रास्ट में मुझे जो लगता है, एक जो इसका जो ऑपरेशन मेंटेनेंस है टॉयलेट का, खास करके अगर हमें आप देखेंगे तो हमारे स्टडी में भी और एलएसबीए की भी जो फाइंडिंग है जो स्टेट लेवल पे आई है, उनका भी डेटाबेस में आता है कि काफी सिग्निफिकेंट नंबर में लोगों ने सेप्टिक टैंक बनाए हैं। ये जी हमारा परसेप्शन है कि वो लीच पिट है। अब सेप्टिक टैंक के लिए कोई कैसे उसको प्रॉपरली उसका जो ह्यूमन एक्सक्रेटा का जो स्लज है उसको कैसे मैनेज किया जाए, उसको बड़े अच्छे तरीके से मुझे लगता है कि एक तो कौन डिपार्टमेंट इसको डील करे तो इसमें प्राइवेट प्लेयर का क्या रोल हो, डिपार्टमेंट कैसे इसको इस चीजों को लेजिटिमेट करके इसको कराए, ये सारी चीजें हैं जो मुझे लग रहा है कि इस पे थोड़ा और ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पे थोड़ा ग्रे एरिया लगता है मुझे। ओके, तो इसमें कुछ और बात आप आपकी ओर से सुझाव है, क्योंकि हम लोगों ने भी ये बात जो है पिछले 3 साल से जब से देखा कि सेप्टिक टैंक का नंबर और जो सिंगल लीड पिट का नंबर जितना हमने सोचा था उससे कई गुना ज्यादा है। तो एम्प्टीइंग और जी। क्लीनिंग और ट्रांसपोर्टेशन और उसका जो प्रोसेसिंग और फिकल स्लज मैनेजमेंट का सारे जो कंपोनेंट जो है ये जिला स्तर पर होनी चाहिए कि प्रखंड स्तर पर होनी चाहिए, कौन सी चीज से वो बेहतर होगा आपके हिसाब से? मुझे लग रहा है क्लस्टर लेवल पे तो प्रखंड लेवल पे रहना चाहिए बिहार में, क्योंकि आप अगर जिस तरीके का डेंस पॉपुलेशन है और जितने सिग्निफिकेंट टॉयलेट बने हैं उसके हिसाब से तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सफिशियंट नहीं होगा। हर एक डिस्ट्रिक्ट में एवरेज 4 लाख 5 लाख टॉयलेट बने हैं, पिछले एसबीएम 1 में देखेंगे तो रफली 3 लाख तो हर एक जिले में बने हैं। बिहार ने ओवरऑल रिपोर्ट किया है 1.3 समथिंग करोड़ टॉयलेट बने हैं, तो पर डिस्ट्रिक्ट 3-3.5 लाख टॉयलेट बने हैं। तो अगर इसके मैनेजमेंट में अगर जो डेटा बताता है लगभग 53 या उसके आसपास का परसेंटेज है जो सेप्टिक टैंक है, तो सिग्निफिकेंट नंबर है जो सेप्टिक टैंक है। अब इसमें जो दिक्कत और परेशानी जो मुझे लग रही है कि एक इसको कौन डिपार्टमेंट इसको डील करे, क्योंकि ये पंचायती राज के पास आता है, तो पंचायती राज का इसमें बहुत ज्यादा अभी तक का जो रोल रहा है वो कंस्ट्रक्शन और उसके प्रमोशन में रहा है। स्लज और जो उनका फिकल स्लज मैनेजमेंट है वो कहते हैं ये टेक्निकल चीज है तो पीएचडी इसको डील करे। अर्बन लोकल बॉडी भी अगर कहीं पे अर्बन में है तो वो उनके पॉकेट में आता है ये काम करना। ग्रामीण इलाकों में इसको कैसे किया जाए, इसको लेके थोड़ा मुझे लग रहा है कि अभी स्टेट लेवल पे इस पे पॉलिसी मेकर जो हैं उनको कन्विंस करें और क्लस्टर लेवल पे बेस्ड हो। अगर इसको अगर हम लोग कोई अगर स्लज मैनेजमेंट का थ्योरी अगर कहीं पे प्रैक्टिकली उसको करना चाहते हैं तो क्लस्टर लेवल हो सकता है, 10-20 पंचायतों के बीच में कहीं पे रखा जाए और उसको सोचा जा सकता है। बहुत शुक्रिया। ये जो लगभग 1 घंटे का जो हमारी जो चर्चा थी, ये मेरे पूरी ही उम्मीद क्या विश्वास है कि इसको सुनते वक्त लोगों को कई ऐसे बात समझ में आ जाएगा जो जिले स्तर पर कैसे क्या चीजें जो है छूटे हुए तबके के लिए खासकर किया जा सकता है, और साथ साथ जो है टॉयलेट टेक्नोलॉजी को सुधारने में किस तरीके के अभियान को चलाया जा सकता है, और जो खासकर जो जहाँ पे फ्लड वगैरह की जो समस्या हो सकता है ऐसी जगहों में किस तरीके से चीजों को सोचा जाए, ये सबके लिए आपकी चर्चा जो है बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। और ये समय देने के लिए शुक्रिया।